नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की। इसका मतलब वो बच्चे जिनको सुनाई देने के लिए मशीन की ज़रूरत पड़ती है या उनको कॉकलियर इम्प्लांट की ज़रूरत पड़ती है। ऑलरेडी हमने 2 वीडियोस बनाए जिसमें हमने समझाने की कोशिश की कि हेयरिंग इम्पेयर बच्चों में लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है और रीडिंग कैसे डेवलप होती है, और एक अलग से केस स्टडी बताई जिसमें बच्चे ने लैंग्वेज डेवलप की जो लगभग 5 साल का था। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 8 साल के बच्चे में रीडिंग कैसे डेवलप होती है। इसके लिए आज हमारे साथ हैं स्पेशलिस्ट रश्मीत कौर मैम, जो कि हैं स्पेशल एजुकेटर। नमस्कार दोस्तों। और मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा वेलकम करता हूं हमारे चैनल है ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक में। तो ओवर टू रश्मीत मैम फॉर द केस स्टडी। जैसा कि सर ने बताया कि ये जो बच्चा मेरे पास आ रहा है इसकी एज जो है वो 8 साल है। बच्चे के माता पिता इस कंप्लेंट के साथ आए कि मैम बच्चा हमारा एक नॉर्मल स्कूल में जाता है और उसको हिंदी और इंग्लिश मैथ्स लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि अब बारी आती है रीडिंग की, हिंदी रीडिंग इंग्लिश रीडिंग, तो वो इसमें कंफर्टेबल नहीं है और नहीं कर पा रहा है। तो इस बच्चे को रीडिंग सिखाने के लिए सबसे पहले हमने उसके अल्फ़ाबेट्स, जो हिंदी अल्फ़ाबेट्स हैं, वो क्लियर करवाए। यहाँ मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के साथ काम करते हुए उनको लैंग्वेज सिखाने के लिए सबसे पहले हम उनकी हिंदी लैंग्वेज पे काम करते हैं, क्योंकि ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होने वाली लैंग्वेज है और बच्चा भी अपने घर में अपने आसपास हिंदी भाषा को ही ज़्यादा सुनता है। इसलिए हम बच्चे की पहले हिंदी भाषा का ही विकास करते हैं। सबसे पहले हमने बच्चे को अ से लेकर ज्ञ तक जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो अक्षर, स्वर और व्यंजन है, वो नॉर्मल बच्चों की तरह ना सिखाकर एक उनका अलग से जो हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को सिखाने का तरीका होता है उस तरीके से सिखाए, जिसमें कि अलग साउंड, हर स्वर का अलग साउंड आए और हर व्यंजन का अलग साउंड आए। जैसे कि आ ई की जगह आ ई अलग साउंड हमें सुनाई दे रहा है। क ख ग घ घ ऐसे इसकी जगह प त ट क, हर जो स्वर है उसका अलग एक साउंड है। क्योंकि अगर हम पढ़ते हैं क ख ग घ, बच्चा भी सुन रहा है क ख ग, लेकिन जब हम उसको बोलेंगे बोलने के लिए, वो नहीं बोल पाएगा, उसको सब एक जैसा सुनाई दे रहा है। लेकिन अगर वो साउंड अलग हो जाएंगे, कहीं प आ रहा है, फिर त आ रहा है, फिर क आ रहा है, हर शब्द में एक अलग साउंड आ रहा है, तो बच्चा उसको आराम से पढ़ भी पाएगा। तो इन शब्दों का पहचान करवाने के बाद उसको हमने मात्राओं की पहचान करवाई। तो मैम इस सारे प्रोसेस में आपको कितना समय लगा? जैसे सुनने में तो हमें 1-2 मिनट लगे, लेकिन आपको काम करते हुए कितना टाइम लगा इसमें बच्चे को? सर, इस सारे प्रोसेस को करने में मुझे 6 महीने से 1 साल का टाइम लग गया और अभी भी वो बच्चा मेरे पास आ रहा है। उसकी अभी हमने जैसे मैंने बताया कि उसको अक्षरों का हमने ज्ञान करवाया है। इसके बाद उसके भी मात्राओं पे काम चल रहा है। अभी उसकी मात्राओं पे काम करना हमने स्टार्ट किया है। साथ ही साथ हमने उसकी इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर भी काम करना शुरू किया है। तो दोस्तों, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि हिंदी को पहले सिखाना चाहिए, मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि वो हमारी रोज़मर्रा की लैंग्वेज है और हम ऑलरेडी उसके बारे में सुन रहे हैं। तो मैम इंग्लिश को कैसे सिखाते हैं हम, जब बच्चों को इंग्लिश सिखाते हैं? क्योंकि इंग्लिश तो हम नॉर्मल अपने घरों में अक्सर नहीं बोलते हैं। हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों में इंग्लिश सिखाने के लिए उनको पहले हिंदी सिखाई जाती है। उसके बाद जब हम उनको A to Z सिखाते हैं तो हम ए के साथ ए और बी के साथ ब साथ साथ में सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। हम ऐसे नहीं करते कि पहले हम A to Z उनको पूरा रटवाएं और उसके बाद हम उनको साउंड की पहचान करवाएं, जैसे कि हम अपने नॉर्मल बच्चों में करते हैं कि बच्चा पहले अल्फ़ाबेट A to Z सीखता है और उसके बाद वो फोनेटिक साउंड सीखता है। हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों में हम फोनेटिक साउंड साथ लेकर चलते हैं, ताकि जो बच्चा है उसको पता हो कि अगर मैं बी लिख रहा हूँ तो वो ब है, ब की जगह मैं बी लिख रहा हूँ, सी को मैं क की जगह लिख रहा हूँ, ताकि उसको जो हिंदी इंग्लिश का ज्ञान है वो जल्दी हो सके। और इसके साथ साथ ही वो उसको धीरे धीरे रीडिंग हम करवाते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया बैट, हमने इंग्लिश में लिखा BAT बैट, सिमिलर हम उसके नीचे लिखेंगे हिंदी में ब ए ट। यहाँ हम जब ए लिख रहे हैं तो इसके ऊपर मात्रा देते हैं कि जो हम जो ए बोल रहे हैं वो ये मात्रा है, तो बच्चे को रीडिंग करने में ज़्यादा आसानी होती है। तो मैम अगला सवाल ये है कि 1 साल से बच्चा आ रहा है और उसने शब्दों का ज्ञान सीख लिया और उस मात्राओं पे काम चल रहा है और इंग्लिश अभी उसे सिखानी है, तो आगे आने वाले समय में कुछ महीनों का समय लगेगा या कुछ सालों का? सर, इसमें कुछ सालों का समय ही लगेगा, महीनों का तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मात्राएं सिखाने के बाद, मात्राएं सिखाना भी इन बच्चों के लिए एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर होता है, क्योंकि मात्राओं में भी अलग अलग साउंड हैं। ई और ई, उ और ऊ, सब मात्राओं के साउंड की पहचान करवाना, उसके बाद इंग्लिश के ऊपर काम करना, तो इसमें कम से कम
सालों का ही टाइम लग सकता है, कोई पर्टिकुलर पीरियड हम भी बता नहीं सकते हैं। तो इस पर डिपेंड करता है कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है और माँ बाप घर पे जाके कितनी उस पर मेहनत करते हैं। और मैम आने वाले समय में डिजिटल इंडिया है और थेरेपिस्ट हर जगह नहीं है। पहले साइकेट्रिस्ट नहीं होते, फिर साइकोलॉजिस्ट नहीं होते, उसके बाद स्पीच थेरेपिस्ट और स्पेशल एजुकेटर तो और भी रेयर हो जाते हैं। तो मैम जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, अगर कोई हमसे मदद ऑनलाइन लेना चाहे तो क्या हम ऑनलाइन ऐसे बच्चों की मदद कर सकते हैं? बिल्कुल सर, हम ऑनलाइन ऐसे बच्चों की मदद कर सकते हैं। जैसा एनवायरनमेंट हमारा क्लिनिक में है, ऐसा एनवायरनमेंट घर में अगर पेरेंट्स बनाएं और हमारी इंस्ट्रक्शन को वो फॉलो करें, जैसे हम बच्चे को करवा रहे हैं, जिस साउंड में करवा रहे हैं, जिस चीज़ के ऊपर हम काम कर रहे हैं, वही पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर अगर पेरेंट्स घर में भी काम करें, कितना फोकस देना है, अपनी पिच कितनी रखनी है, लो हाई साउंड कैसे बोलने हैं बच्चे के साथ, और जो रूम है, रूम का एनवायरनमेंट हमें कैसा चाहिए, इन सब चीज़ों के ऊपर काम करने के बाद हम ऑनलाइन बच्चों के साथ अच्छे से काम कर सकते हैं। मैम अगर मैं ठीक से समझाऊं तो आपका कहने का मतलब है कि जो पेरेंट है उसको ऑलमोस्ट को थेरेपिस्ट बनना पड़ेगा। को थेरेपिस्ट मतलब उसको कुछ भी सीखने से पहले सिखाने से पहले खुद सीखना पड़ेगा और उसको भी उतना ही पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा जितना कि एक प्रोफेशनल है। बट इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपके आसपास कोई थेरेपिस्ट नहीं है तो भी आप कर सकते हैं। और इसका उससे भी बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप सीख जाते हैं तो आप बच्चे की प्रॉब्लम को ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे और ज़्यादा अच्छे से उसे समझा पाएंगे और अपना वो फ़र्ज़ पूरा कर पाएंगे और उसके सपने पूरे कर पाएंगे जो आपने उसके लिए देखे हैं या वो अपने लिए खुद देखता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा रश्मीत कौर मैम का और आपका भी। मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव। धन्यवाद।